नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। और आज हम अपने संवाद की इस कड़ी में बात करेंगे मुंबई नॉर्थ ईस्ट सांसद भारतीय जनता पार्टी के श्री मनोज कोटक जी से। मुंबई चूंकि एक बड़ा ही सेंसिटिव इलाका, शहर जहां पर कोरोना के मामले पिछले कुछ समय में बढ़े हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन क्या कुछ स्थिति इस समय है सरकार की तरफ से, एक सांसद के तौर पर उन्होंने क्या कुछ अपने इलाके में किया, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने जब से लॉकडाउन यानी लॉकडाउन 1 की स्थिति थी, उसके बाद से जब पैकेज का ऐलान किया है, यानी कि आम जनता को, जिसमें गरीब, किसान, मजदूर और खासकर एमएसएमई सेक्टर्स में जो खासा जोर सरकार कर रहा है, उसके चलते कितनी राहत मिली है, इसी पर बातचीत करेंगे। मनोज कोटक साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका लोकसभा टीवी में। जी, मेरा पहला सवाल यही है कि अभी फिलहाल जिस तरह के नंबर्स की बात होती है, इन लॉकडाउन 4 में क्या कुछ स्थिति आपके इलाके में रही या आपने देखा, और किस तरह से अभी और कुछ किए जाने की जरूरत है? जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और स्पेसिफिक मुंबई शहर, इसकी स्थिति बहुत ही गंभीर। बिल्कुल। जिस तरह के नंबर पूरे देश में बढ़े, इसमें बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र और मुंबई में नंबर बढ़े। एक तो घनी आबादी बहुत बड़ा इसका कारण होता है कि घनी आबादी होने के कारण बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि आसपास में घुल मिलकर लोगों की बस्तियां हैं, और कच्ची बस्तियों का प्रमाण सबसे बड़ा है। धारावी जो आशिया खंड की सबसे बड़ी स्लम यानी झोपड़पट्टी है, ये भी मुंबई शहर में ही है। और बहुत सारे नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से लिए, लेकिन राज्य सरकार और महानगर पालिका इनके आपसी समन्वय के अभाव के कारण और कुछ कुछ निर्णयों में बार बार फेरबदल करने के कारण बड़े पैमाने पे संख्या यहाँ पे बढ़ी है, और जिसके कारण पूरे मुंबई शहर की स्थिति दिन प्रतिदिन नंबर्स के अंदर बढ़ोतरी बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। एवरेज आप देखेंगे तो आज 4th लॉकडाउन में 1500 से 1700 केसेस रोज के जो टेस्ट होते हैं उसमें से पॉजिटिव आ रहे हैं, और ये रेशियो बहुत बड़ा है। तो फिर इसके लिए आपको लगता है कि जो खासकर राज्य सरकार ने हैंडलिंग उतनी प्रॉपरली नहीं की, जिसकी वजह से शायद ये नंबर्स थोड़ा बढ़े और थोड़ा स्पाइक हुआ इसमें? बिल्कुल, जिस तरह की त्रासदी और जिस तरह की आबादी मुंबई और महाराष्ट्र में थी, इनके अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में सरकार, यहाँ की राज्य की और महानगर पालिका, वो विफल रही। बेड मिलने में दिक्कत होती है। आज पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव आता है तो 8 से 10 घंटा उसे बेड मिलने के लिए होता है। एम्बुलेंस नहीं मिलती, एम्बुलेंस 4 से 5 घंटा एक एक एम्बुलेंस एक एक पेशेंट को ले जाने के लिए दिक्कत का सामना करना होता है। महानगर पालिका अलग अलग विषयों पे निर्णय बार बार बदलती है, कभी असिम्प्टोमेटिक का टेस्ट करवाती है, कभी वो टेस्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा देती है। आपसी कोऑर्डिनेशन, आईसीएमआर की गाइडलाइन बहुत क्लियर है, और अन्य राज्यों ने जिस तरह से इसका मुकाबला किया, ऐसे ना करने के कारण यहाँ पे नंबर्स बहुत बड़े पैमाने। ओके। एक खबर मैंने ये भी पढ़ी थी कि जब आपको भी कहीं जब आपके संभवतः आपके संज्ञान में कोई खबर आए या फिर किसी को जो ये पेशेंट है उसने अगर कोई फोन किया तो आपको भी फोन करने पड़े थे। इस दौरान एक और खबर थी कि मुंबई से चूंकि माइग्रेशन बहुत हुआ लेबरर्स का, और उसने भी मजदूरों की स्थिति खराब करी, जिसको लेकर राजनीति भी हुई कि कौन कैसे पहुंचा रहा है। तमाम पार्टियां आई, कांग्रेस भी आई, और साथ ही मजदूरों को इसका बड़ा बड़ा एक कहें कि कष्ट उठाना पड़ा। 8 दिन तक मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र है ये मुंबई के बॉर्डर के ऊपर, यहाँ से थाने डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। जी। 8 दिन तक पैदल चल के जाने वालों की बड़ी तादाद में यहाँ पे संख्या देखी गई। अब हमारा काम था, हमने शुरू के दिनों में उनका काउंसलिंग करके वो ना जाए ये करने का प्रयत्न किया, लेकिन ये मुंबई के विभिन्न इलाकों से यहाँ चल के आने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ते गई, तो फिर हमारे पार्षदों ने उनके खाने पीने के इंतजाम, पानी के इंतजाम करना शुरू किया। लेकिन ये संख्या इतने बड़ी पैमाने पे
अपने अपने घरों से लॉकडाउन होने के बाद भी निकलकर इस क्षेत्र में आई। ये कोई इसी क्षेत्र के आबादी के लोग नहीं थे, पूरे मुंबई से चलकर ठाणे की तरफ जाने वाले लोग सारे सेंट्रल सबब से इसी सड़कों से गुजरते थे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। और ये देखा गया कि बड़े पैमाने पे 8 दिन तक ये लोग चल के गए। और इसके बाद में हम सभी ने बात करने के बाद सरकार ने जागकर इनके लिए एसटी बसें मुहैया करवाई और इनको केवल ये बॉर्डर तक पहुंचाने का काम आज भी चल रहा है। लेकिन ये बसों की सोशल डिस्टेंसिंग से लगा के सारी चीजों की व्यवस्था जिस तरह से प्लानिंग होना चाहिए था, जी हाँ, जी हाँ, उस तरह से नहीं। और ये प्लानिंग के अभाव के कारण इन लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। अब दो चीजों का इसके अंदर प्रमुख उल्लेख मैं करूंगा कि जो केंद्र सरकार ने धान्य और रेशन इनके घरों तक पहुंचाने की यंत्रणा राज्य के ऊपर सौंपी, जैसे ये राज्य ही काम करता है, राज्य अपनी यंत्रणा लगाने में निष्फल हुआ, जिसके कारण आपने देखा होगा कि बांद्रा स्टेशन पे एक दिन अचानक बहुत बड़े पैमाने पे भीड़ आ गई थी, बाकी भीड़ आ गई थी, जबकि वो ट्रेनें तभी चलने का कोई प्रावधान भी नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद में भी धीरे धीरे ये लॉकडाउन का पीरियड जैसे जैसे बढ़ा, तो दोनों चीजें हुई। एक तो इनकी सुविधा का अभाव और दूसरा इनके मन में मुंबई शहर में बड़े पैमाने पे महामारी बढ़ रही है। और यहाँ पे कुछ झुग्गी बस्तियों में लोग एक एक 10 बाई 10 की रूम में 8-8 10-10 लोग रहते थे, जिसके कारण उनको ये सुरक्षितता यहाँ महसूस नहीं हो रही थी। ये दोनों कारण की वजह से बड़े पैमाने पे लोगों ने चल के जाना यहाँ से मुनासिब समझा। क्या अभी एक खबर और थी कि चूंकि अस्पताल में, जैसा आपने भी बताया, कि बेड मिलने में दिक्कत है, कई घंटे लगते हैं, नंबर ऑफ बेड्स, और उसमें भी कई कैटेगरी के हिसाब से क्या स्थिति है? चूंकि ये नंबर्स तो हो सकता है आने वाले समय में और बढ़े, मतलब ये स्थिति और खराब हो सकती है। दोनों तीनों चीजों को अगर आप मिलाएंगे तो कुल मिलाकर सरकारी व्यवस्था के अंदर अभाव और अब प्राइवेट के अंदर भी बेड मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि सरकार ने यहाँ पे बहुत बड़े दावे किए कि हमने पीकेसी ग्राउंड के अंदर 1000 बेड किए हैं, 500 बेड यहाँ NSCI डोम में किए हैं, 500 बेड नेस्को में किए हैं। यहाँ पे सभी जगह पे जो सुविधाएं खड़ी की गई, लेकिन इसमें मेडिकल स्टाफ नहीं मिलता, डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है, 4th कैटेगरी का लेबर नहीं मिलता, वार्ड बॉयज नहीं मिलते। इन कारणों को आप मिलाए तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना आज मुंबई शहर को करना पड़ रहा है। क्या अभी आपको लगता है कि क्योंकि मुंबई से बहुत से लोग अभी चले गए हैं, अभी बहुत से हो सकता है कि वो जा रहे हैं, अभी कुछ लोगों ने अपने लेवल पर भी मजदूरों को भेजने की व्यवस्था करी है, आपने बताया कि आपने बॉर्डर इलाके तक लोगों को भेजने की व्यवस्था करी, अभी स्थिति क्या है? और क्या सरकार क्या कुछ इन गलतियों के बाद जागी है या फिर अभी ऐसे ही चल रहा है? नहीं, केंद्र ने जो रेलवे की जो ट्रेनें चलाई, वो ट्रेनों के अंदर भी जाने वाली लिस्टें बार बार बदलती रही। बसेस एसटी बस द्वारा राज्य की सरकार ने इनको मध्य प्रदेश बॉर्डर या उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक छोड़ने का काम किया। इन सभी प्रयत्नों के बावजूद भी 10 से 12 दिन का पीरियड ऐसा चला कि जिसके अंदर ये मजदूर या तो पैदल निकल गए या अपने टेम्पो में या कहीं से ट्रक के अंदर बैठ के चले गए। और ये सरकार, राज्य की सरकार ने होने दिया। आपने दृश्य देखे होंगे कि नासिक हो या मुंबई हो या थाने हो या मध्य प्रदेश बॉर्डर हो, यहाँ पे ट्रकों में और डंपर्स में बैठ के लोग गए। क्या ये प्लानिंग इनकी व्यवस्था नहीं हो सकती थी? जब श्रमिक ट्रेन केंद्र सरकार ने चलाना शुरू कर दिया था, तो इनको अगर लिस्ट बनाकर सही तरीके से लेबर कैंप्स में रख के या अपने घरों में इनका ढाढ़स बना के अगर रखती सरकार, तो ये श्रमिक अपने ट्रेन द्वारा अपने घरों जा सकते थे। और आज भी काम बड़े पैमाने पे हो रहा है कि ट्रेनों द्वारा ये लोग भेजे जा रहे हैं। आज बसों द्वारा अभी भी बॉर्डर तक लोग भेजे जा रहे हैं। आज सवेरे ही मैंने 30 बस, जो हमारे घाटकोपर क्षेत्र है वहां से एसटी की राज्य सरकार द्वारा मुहैया की गई 30 बसों में मजदूरों को अपने अपने क्षेत्र में जो भेजने का काम है, और स्वयंसेवी संस्थाएं द्वारा उनको जो भी सुविधा, मेडिकल चिकित्सा और जो भी सुविधा चाहिए वो प्रदान करने का काम कर रहे हैं। वहां भी आज सवेरे मेरी भेंट थी। अभी वो यह संख्याएं कम हुई है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा तबका है, क्योंकि मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी होने के कारण रोजी रोटी
के मुंबई पुणे जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे लोगों का आना हुआ, जिसके अंदर अनस्किल्ड और स्किल्ड जी हाँ, ये बिल्कुल दोनों प्रकार के लेबर, जिसके कारण एक दूसरा संकट कल हम इसके सामने जा सकते हैं कि एक बार लॉकडाउन जब स्टेप बाय स्टेप खोलने की बात होती है, बड़े पैमाने पे उद्योग और बाकी यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, इनमें अलग अलग राज्यों के लोग काम करते हैं और अब ये लॉकडाउन खुलने की स्थिति में अपने क्षेत्र में वापस चले जाएंगे, जी। तो ये सब के अंदर चलाने के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर लोकली मुहैया करवाने पड़ेंगे। स्थानिक लोगों का रोजगार तो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये मिलने की कठिनाई, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में हो सकता है। राज्य सरकार कह रही है कि तकरीबन 73,000 बेड के आसपास की व्यवस्था उन्होंने कर ली है और उसमें कई कैटेगरीज के हिसाब से हैं और नंबर ऑफ केसेस करीब 30,000 के आसपास हैं जो कि अभी पॉजिटिव हैं। तो उस हिसाब से नंबर्स में तो राज्य सरकार बड़े दावे कर रही है, लेकिन आप जो स्थिति बता रहे हैं वो थोड़ा उलट लग रही है इसके। मुझे लगता है कि राज्य की सरकार के जो दावे हैं जी, ये दावे अपने आप में अगर शाम को 7 बजे के बाद राज्य की सरकार या यहाँ पे महानगर पालिका के जो अधिकारी है, जो ये एडमिशन के कामों में धांधली जिस तरह से होती है कि 1916 इनका एक नंबर दिया गया है, सेंट्रलाइज नंबर या तो लगता ही नहीं है, लगने के बाद भी एक पेशेंट को उसके कैटेगरी में सिम्टोमेटिक या और कोई अन्य बीमारी है तो उसको सही इलाज कहाँ पे मिल सकता है, ये देने के लिए भी किसी के पास इसका उत्तर नहीं होता। तो अपने क्षेत्र के राजकीय कार्यकर्ता हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, इन तक पहुंचकर उसको मदद की गुहार लगानी पड़ती है और फिर हमारे जैसे जो भी अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी लोग हैं, ये सब हमारे तक जब ये बात को लाते तो फिर सरकारी अधिकारी के साथ बात करके इनको बेड कहाँ पर्टिकुलर मिले, जिसमें पर्टिकुलर डायलिसिस के पेशेंट हो, प्रेग्नेंट लेडीज हो, ये मुद्दे काफी सेंसिटिव और इसके ऊपर काफी तरीके की सुविधाएं लगती है जो मुहैया करवाने में राज्य की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। दावे करना एक बात है, इतने बेड बनाए एक बात है, लेकिन जिस सुविधा जिस पेशेंट को मिलनी चाहिए, मैं सादा उदाहरण देता हूँ कि एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं होती। अगर राज्य की सरकार ये मानती है कि 73,000 बेड बनाए हैं और 73,000 बेड की उपलब्धि है, तो इन तक पहुंचाने के लिए कितनी एम्बुलेंस की आवश्यकता होगी, इसका आंकड़ा तो राज्य सरकार के पास होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो खैर अभी मजदूरों की और अभी व्यवस्था की रही है, लेकिन एक बात आपने अभी जिसका जिक्र किया, केंद्र सरकार ने एक बजट तो एलोकेट किया है, मतलब जिसे कहें कि बजट तो काफी ज्यादा है जिसको वित्त मंत्री ने समय समय पर किया है। एक बात जो आप अभी जिसका जिक्र कर रहे थे कि चूंकि अभी मजदूरों का पलायन हो गया, लिहाजा जब ये चीजें थोड़ा थोड़ा खुल रही हैं और फिर वो जो छोटे उद्योग हैं उसमें समस्या पैदा होगी, क्या उसके लिए अभी कुछ तैयारी की गई है और आपके सामने किस तरह की स्थितियां आती हैं, मतलब जो लोग आपको अप्रोच करते होंगे? मुझे लगता है कि पूरे देश में एक आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो संदेश दिया है, अब ये लॉकडाउन खुलने की स्थिति में जो सामान्य जोन रहे जिसको हम ग्रीन और ऑरेंज जोन कहते हैं, वहां की स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन जहां पे रेड जोन है, आज मुंबई पुणे जैसे क्षेत्र में रेड जोन है, यहाँ पे मजदूरों को या काम करने वाले को मान लो कि महाराष्ट्र के भी किसी क्षेत्र से मुंबई और पुणे में लाना है तो बहुत कठिन काम है जी। जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ खेतों के अंदर भी काम करने वाले मजदूर अन्य प्रांत से आते हैं, इन खेतों में भी उनको वापस काम करने लाना ये बहुत डिफिकल्ट और दिक्कत वाला काम है। हालांकि स्थानिक लोगों का रोजगार बढ़ेगा अगर स्थानिक लोग यहाँ के पूरे काबिलियत के साथ इस काम में जुड़ेंगे तो हकीकत में उनके लिए भी एक ही अपॉर्चुनिटी बनेगी। और लेकिन ये सारी चीजों का समन्वय करने का काम राज्य सरकार का है। अगर राज्य सरकार समय पे इसका समन्वय करेगी तो निश्चित ये सारे उद्योग फिर से चलाने में समय नहीं लगेगा और ये अच्छे तरीके से चल सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में राज्य सरकार से केवल हेल्थ सेक्टर ही नहीं संभला है। मुझे नहीं लगता है कि कोई लंबी प्लानिंग के साथ राज्य की सरकार इसमें कोई बड़ा प्रयत्न कर रही है और बहुत अच्छा
प्रयत्न करके राज्य की सरकार ने इस चीज को आगे ले जाने की कोशिश की है। लेकिन आपको वैसे लगता क्या है, मतलब अगर मैं और आपसे पूछूं, क्योंकि कई राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे, वहां पर कुछ जगह पर लग रहा था इनिशियली कि शायद यहां नंबर बढ़ेंगे, लेकिन बाद में कंट्रोल हुआ और बड़ा इफेक्टिवली हुआ। केरल दावा करता है कि उन्होंने बड़ा उसको नंबर्स को रोक लिया, लेकिन महाराष्ट्र से बहुत अच्छी खबरें नहीं है पिछले 2 महीनों में। मतलब नंबर ऑफ केसेस भी बड़े हैं, मिसहैंडलिंग की खबरें भी हैं, लोग वहां से परेशान होकर भी निकले हैं। तो क्या ये आपकी नजर में रहा, नहीं संभला या राजनीति ज्यादा हावी रही उसमें? संभला नहीं, ये तो फैक्ट है। बढ़े हुए नंबर ये बताते हैं कि ये तो तरीका जिस तरह से राज्य सरकार और महानगर पालिका ने लिया, तो वो तरीके के कारण और आपसी समन्वय न होने के कारण या इनके ऊपर राज्य का कंट्रोल न होने के कारण अधिकारियों ने शुरुआती दौर में जो मनमानी कारभार किया, या लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से सीरियस से अलग अलग राज्यों ने किया, या कोविड पॉजिटिव होने के बाद पेशेंट को जिस तरीके की सुविधा दी गई, जैसे केरल जैसा राज्य आप बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पेशेंट की जिस तरह से देखभाल की, सुविधा की, तो वो अन्य लोगों में फैलने से इसको रोका गया। इस तरह के कामों के अंदर राज्य के सरकार का कंट्रोल न होने के कारण अधिकारियों की मानसिकता होता है चलता है वाली बनी, और जिसके कारण ये स्थिति आज आन पड़ी कि हिंदुस्तान में जितने केसेस हुए हैं उसमें से मेजॉरिटी केसेस मुंबई और महाराष्ट्र से हुए हैं, और जिसके कारण ये सारी चीजें अगर अन्य राज्यों में जाने के बाद वैसे होता कि भाई अन्य राज्यों में यहाँ से लोग चले गए तो मुंबई की आबादी कुछ कम हुई तो केसेस की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे केसेस उल्टा पिछले 1 सप्ताह में बहुत रैपिडली बढ़े। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अभी केसेस बढ़ने का आपको लगता नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुल रहा है और अभी मूवमेंट बढ़ा है, अभी लोगों की आवाजाही बढ़ी है, इस दौरान वो जो तमाम प्रिकॉशन लेने की बात थी वो संभवतः ढीली पड़ जाएगी। लोगों को डर है कि इससे स्पाइक ज्यादा होगा। मुंबई में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी है, लिहाजा लोग मानते हैं कि अगर ये उस लेवल पर गया तो बहुत बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। बिल्कुल, ये स्पाइक बढ़ने का खतरा आज भी मुंबई करों के मन में है। मुंबई की रफ्तार कभी थमती नहीं थी, ऐसा हमारा ये प्यारा शहर होने के बाद भी आज लोग अपने घर के अंदर बंद होने के बावजूद भी अगर दिन प्रतिदिन पेशेंट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील है। वरना पूरा मेजोरिटी मुंबई सारे निर्णय के अंदर प्रधानमंत्री ने निर्णय लिए, राज्य सरकार के निर्णय लिए, इन सभी का स्वागत करते हुए आज भी अपने घरों के अंदर बंद रहने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर निकलते हैं, जिस तरह की मार्केट लगने के वीडियो आते हैं, बाकी सारे दृश्य आते हैं, इनको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं राज्य का प्रशासन विफल रहा, और जिसके कारण ये स्पाइक बढ़ा है। और आगे आने वाले दिन में जब लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स करने की जब बात होती है तो इसमें ये निश्चित तरीके से बढ़ने की पूरी संभावना है। एक सांसद के तौर पर कैसा बीता, मतलब ज्यादातर समय क्या मजदूरों की जो परेशानी होती है उसमें ज्यादा गया, या फिर जो पेशेंट्स होते हैं आपके पास भी चूंकि कंप्लेंट आती होंगी, रिक्वेस्ट आती होगी, वो किस तरह को आपने देखा? लॉकडाउन के पहले सप्ताह में लोगों के पास मास्क और सैनिटाइजर को मुहैया करवाना, पूरे क्षेत्र को डिसइंफेक्ट करवाना, पब्लिक टॉयलेट से लगा के सारी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं जैसे झुग्गी बस्ती वाले एरिया में, उनमें सार्वजनिक सुविधाओं को बार बार सैनिटाइज करवाते रहना, ये एक बड़ा टास्क था जिसको हमने पहले सप्ताह के अंदर ही कंट्रोल करना शुरू किया। सैनिटाइजेशन से लगाकर मास्क बांटना, ये पहले सप्ताह का काम आगे आने वाले दिन में 6-7वें दिन से जिस क्षेत्र को तब माइग्रेंट लेबर, रिक्शा वाले और बहुत सारे ऐसे रोजगार वाले लोग थे जिनके लिए सामूहिक कम्युनिटी किचन चलाना, ये बड़े पैमाने पे काम किया। और उस कम्युनिटी किचन का 12वें-15वें दिन के बाद फूड किट, खाने की किट बनाकर मोदी किट काम किया, वो लोगों की काम किया। किट बांटते बांटते कि वो धीरे धीरे वो तक कोई निकलते गया, और उसके बाद ये माइग्रेंट लेबर को सुविधा देने का काम शुरू हुआ। माइग्रेंट लेबर की सुविधाएं देते देते अब सारे जगह पे मोबाइल वैन द्वारा मेडिकल चेकअप के, आपको ये बताते हुए मुझे आनंद होगा कि आज हमने तकरीबन 100 के ऊपर मेडिकल कैंप हमारे क्षेत्र में पूरे किए, जिसमें डॉक्टर्स यहाँ पे
डिस्पेंसरी और प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी काम करने कतरा रहे थे, क्योंकि सरकार इनको सेफ्टी कोई मुहैया नहीं करवा रही थी। तो जिसके कारण हमने यहाँ पे दो संस्थाओं का सहयोग लेकर उनके मेडिकल वैन और डॉक्टर्स के साथ में मिलकर पूरे क्षेत्र में हर जगह पे जहाँ पे आवश्यकता वहां पे मेडिकल कैंप लगाकर, जो रेड जोन में सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया, ऐसे एरिया में भी कैंप्स लगाकर लोगों के आरोग्य के चेकअप करना, उसमें सस्पेक्टेड पेशेंट को फिर महानगर पालिका और लोकल अथॉरिटी को रेफर करना, और उसके बाद होम्योपैथी की दवाई अब बहुत बड़े पैमाने पे बांटने का काम शुरू किया है। इसके साथ साथ ये रोज के जो अनुभव है, जिसके अंदर पिछले 30 दिनों से ये स्थिति बनी है कि पेशेंट्स को नहीं मिलते, एम्बुलेंस समय पे नहीं जाती, कोविड पॉजिटिव होने के बाद में हाउसिंग सोसाइटी के अंदर का वातावरण बिगड़ता है, उनके लोगों को समझाना, उनके लोगों को शांत करना, और फिर ये पेशेंट इस तरह से आइसोलेट करके उसको पूरी सुविधा महानगर पालिका, राज्य सरकार या प्राइवेट अस्पताल में जहां कैटेगरी हो उस तरह से उसके एडमिशन की जिम्मेवारी, ये बहुत बड़े पैमाने पे पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे काम चल रहा है मुंबई क्षेत्र में। ओके, कौन से ऐसे क्षेत्र आपको लगते हैं जिसमें कि अब ये पोस्ट कोविड जो एरा होगा, मतलब अगर ये लॉकडाउन खुलेगा, थोड़ी सी स्थिति थी, मान लीजिए अगर दवा आ जाती है, उद्योग की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर बहुत से ऐसे जो हैं, जो आप ये तो कह रहे हैं कि संभवतः स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन कौन से ऐसे एरिया हैं जिसमें कि अफेक्टेड होंगे और उस पर कुछ और ध्यान दिए जाने की जरूरत है? नहीं, जैसे कि आप समझेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे काम करती थी, जिसके अंदर मुंबई बाहर से लेबर्स और इतर जिसको बोलते हैं कुछ स्किल्ड लेबर्स, जैसे कि सुतार हुआ, कड़िया हुआ, इस तरह के लोग अलग अलग राज्यों से आकर काम करते थे। इस क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए बहुत बड़े पैमाने के अंदर मजदूर वर्ग आज जो वापस चला गया है, उसके बाद में अगर स्थानीय लोग ये आपूर्ति करते तो बहुत खुशी की बात है कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो उसके बाद में अन्य राज्यों से लोगों को वापस लाना ये बहुत बड़ा मसला रहेगा, मुद्दा रहेगा। और जिस तरह की स्थिति बनी है लॉकडाउन खुलने के बाद, कारखाने हैं जो मुंबई के सराउंडिंग रीजन में एमएमआर जोन के अंदर बहुत सारे कपड़ों के कारखाने हैं, केमिकल फैक्ट्रीज है, आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे है, जिसके अंदर कॉल सेंटर्स चलते हैं, तो इनको लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, जिसको ओला उबेर के साथ साथ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की भी गाड़ियां लगी हुई रहती है, इन सबको चलाने वाला जो वर्ग है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला वर्ग है, ये बहुत बड़े पैमाने पे मुंबई के बाहर चला गया है। जी बिल्कुल। और जिसके कारण ये इकोनॉमी को बूस्ट करने की जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर योजनाएं बनाएगी तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज राज्य की सरकार के सामने रहेगा। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात किया कि जो लेबर हमारे यहाँ पर आ गया है, अब हम उनको एक सोशल सिक्योरिटी देंगे, और जिसके चलते अब अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो वहाँ की सरकारें एक तरह की रिक्वेस्ट करें, जिसको लेकर वहाँ भी राजनीति शुरू हुई है। महाराष्ट्र से भी कुछ खबरें आई, राज ठाकरे ने कुछ कहा, कुछ इस तरह की। आपको लगता है कि अब मजदूरों का आना थोड़ा दिक्कत भरा होगा और अब ये कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं राज्यों के बीच में भी टसल पैदा करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि हम संघ राज्य में भारत सरकार इसका पूरा ध्यान रखेगी। जिस तरह की स्थिति बनी है आज, ऐसी स्थिति है कि यहाँ के अस्पताल और आपकी सुविधा के अंदर केरल राज्य से नर्स मंगाने की बातें किसी मिनिस्टर ने लिखी है। जिस तरह की बातें चलती है, ये बातों के अंदर जो प्रैक्टिकलिटी है उसको तो हमने स्वीकार करना रहा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनको सोशल रोजगार की गारंटी देते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि अपने अपने राज्यों में रोजगार के अवेलेबिलिटी और रोजगार के साधन मुहैया होना ये भी बहुत अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन जिस तरह की स्थिति मुंबई की आज के पहले, इस लॉकडाउन के पहले थी, उस वापस नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए सभी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नेतृत्व में एक अलग तरीके से योजना बनाकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र के अंदर स्थानिक लोगों को रोजगार का प्राधान्य मिलना चाहिए वो तो मिलना ही चाहिए, देना ही चाहिए, लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर नहीं रहेगी वो उद्योग को भी तो बंद नहीं कर सकते। वो उद्योग चलाने से राज्य को ही रेवेन्यू आता है उसका। बिल्कुल। अगर कोई कारखानादार कारखाना चलाता है या खेत के अंदर खेत किसान अपना प्रोडक्शन बढ़ के काम करता है, तो उसके अंदर अगर मजदूर अन्य राज्य से आते हैं तो उस
उसका फायदा उस राज्य सरकार को भी उतना ही होता है जिस क्षेत्र में ये कारखाने या रोजगार का काम चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, लोकसभा टीवी से आपको समय देने के लिए। श्री मनोज कोटक, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से सांसद, जिन्होंने बताया कि पिछले तकरीबन 2 महीने से, जब से लॉकडाउन स्थिति चालू हुई है, तब से मुंबई में क्या कुछ देखने को मिला, राज्य सरकार ने किस लेवल पर जो कुछ दावे किए थे वो दावे हवाई साबित हुए, और किस तरह से मजदूरों को खासकर दिक्कतें हुई, नंबर ऑफ केसेस बढ़े, लोगों को अस्पताल मिलने में, एम्बुलेंस को बुलाने में जो दिक्कतें हुई थी, और जो उसका उन्होंने सामना किया कि उनके क्षेत्र में तमाम इस तरह के फ़ोन कॉल्स का आना या फिर इस तरह की रिक्वेस्ट आना कि उनको किसी भी सस्पेक्टेड पेशेंट्स को अस्पताल मिले, एम्बुलेंस मिल पाए टाइम पर, इसकी खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। और यही संभवतः वजह है कि मुंबई से अच्छी खबर, यानी कि महाराष्ट्र से बहुत अच्छी खबर अभी पिछले कुछ समय में नहीं आई है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस वहां लगातार बढ़े हैं, जो कि बेहद चिंता का विषय है। संवाद इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।